हेलो बच्चों। तो चलो आज शुरू करते हैं यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम समझने वाले हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को कैसे प्रूव किया जाता है। और हाँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा ताकि एग्जाम में एक भी मार्क ना कटे। रेडी? अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि साबुन के बुलबुले में ये इतने सुंदर रेनबो जैसे कलर्स आते कहां से हैं? साबुन में तो कोई रंग नहीं होता। इसका जवाब लाइट के असली नेचर में छुपा है, जिसे हम आज आसानी से समझेंगे। पता है ये कमाल क्यों होता है? क्योंकि लाइट हमेशा एक सीधे पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि एक वेव की तरह, एक लहर की तरह बिहेव करती है। ये जो फिनोमेनन है इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस को समझने की जो मास्टर की है ना, वो है हुइगन्स प्रिंसिपल। तो चलो इसकी जड़ तक जाते हैं। किसी भी वेव को समझने के लिए सबसे पहले वेव फ्रंट को समझना बहुत जरूरी है। सोचो, जब शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हो तो गोल गोल रिपल्स फैलती है ना, बस समझो वही वेव फ्रंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, ये है इसकी प्रॉपर एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन। अब आसान भाषा में सुनो। वेव फ्रंट एक ऐसी इमेजिनरी लाइन या सरफेस है जो वेव के उन सारे पॉइंट्स को जोड़ती है जो एक ही टाइम पर एक साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं। मतलब सारे पॉइंट्स सेम फेज में हैं। सिंपल। अब आते हैं इस कहानी के हीरो पर, क्रिश्चियन हॉयगन्स। उन्होंने एक इतना जबरदस्त प्रिंसिपल दिया जो बेसिकली वेव्स के ट्रैवल करने का एक सोर्स कोड जैसा है। इससे हम आगे बढ़ती हुई वेव का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यह है इसकी एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, बिल्कुल हर एक पॉइंट, खुद एक नया छोटा सा लाइट सोर्स बन जाता है। इन नए सोर्सेस को हम कहते हैं वेवलेट्स। और जब इन सारे नए सोर्सेस से निकली हुई वेव्स पर हम एक कॉमन टैंजेंट बनाते हैं तो आगे बढ़ती हुई वेव की नई पोजीशन मिल जाती है। इस एनालॉजी को देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो कि वेव फ्रंट सोल्जर्स की एक लाइन है जो आगे बढ़ रही है। अब जब वो अगला कदम लेते हैं तो हर सोल्जर अपने आप में एक छोटा सा रिपल शुरू करता है। उन सारी रिपल्स का जो आगे वाला कॉमन एज बनेगा वही उनकी अगली लाइन होगी। बस वही नया वेव फ्रंट है। इतना सिंपल। और पता है इस ब्रिलियंट प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इस एक सिंपल रूल से हमने जो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज रट्टे थे ना, उन्हें प्रूव कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। चलो प्रूफ शुरू करते हैं। स्टेप 1, एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी दो अलग अलग मीडियम के इंटरफेस पर टकराता है। स्टेप 2, जैसे ही वेव फ्रंट का पॉइंट ए दूसरे मीडियम, मान लो पानी में एंटर करता है, वो एक सेकेंडरी वेवलेट बनाना शुरू कर देता है। स्टेप 3, जितने टाइम टाउ में वेव फ्रंट का ऊपर वाला पॉइंट बी हवा में सी तक पहुंचता है, डिस्टेंस हुआ v1 टाउ। स्टेप 4, ठीक उतने ही टाइम में पॉइंट ए से निकली वेवलेट पानी के अंदर थोड़ी कम दूरी ई तक ही पहुंच पाती है, डिस्टेंस हुआ v2 टाउ। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। और बस स्टेप 5, जब हम सी और ई को एक लाइन से जोड़ते हैं तो सीई हमारा नया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाता है। यह है इसका ऑफिशियल एनसीईआरटी वाला डायग्राम। यहां ध्यान से देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए हैं। एक है एबीसी और दूसरा है एईसी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में हम सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के लिए साइन की वैल्यूज निकालेंगे। और जब हम सिंपल सी मैथ्स यूज करके इन वैल्यूज को आपस में रिलेट करते हैं तो देखो क्या मिलता है। हमारा जाना पहचाना स्नेल्स लॉ। सोचा था कभी कि ये फॉर्मूला वेव थ्योरी से निकलता है? देखा, ह्यूगेन्स प्रिंसिपल ने कितनी आसानी से इसे प्रूव कर दिया। ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत भूलना। एक बहुत जरूरी पॉइंट जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। वो हमेशा सेम रहती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की नहीं। इसको दिमाग में लॉक कर लो। अब आते हैं रिफ्लेक्शन पर, जो रिफ्रैक्शन से भी ज्यादा आसान है। स्टेप 1, एक वेव फ्रंट ए बी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है। स्टेप 2, पॉइंट ए एक सेकेंडरी वेवलेट बनाता है। स्टेप 3, जितने टाइम टाउ में पॉइंट बी सी तक पहुंचता है, डिस्टेंस हुआ वी टाउ। स्टेप 4, ठीक उतने ही टाइम में ए से निकली वेवलेट भी वी टाउ डिस्टेंस ही कवर करके ई तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि मीडियम तो सेम ही है, इसलिए स्पीड भी सेम है। और स्टेप 5, हमारा नया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया सीई। ये डायग्राम देखो, प्रूफ एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, BAC और EAC। इन दोनों में हाइपोटेन्यूज AC कॉमन है।
साइड BC और साइड AE दोनों ही YT के बराबर हैं, तो ये भी इक्वल हो गए। बस RHS रूल से, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। और बस हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ वेव थ्योरी से। देखा कितना सिंपल था। चलो अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अक्सर कर जाते हैं और अपने आते हुए मार्क्स गवा देते हैं। इन साइलेंट किलर्स से बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली गलतफहमी, लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। ये पूरा सच नहीं है। लाइट एक वेव है, इसलिए वो हमेशा कॉर्नर से थोड़ा सा बेंड करती है। हाँ, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए यह बेंडिंग इतनी कम होती है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। और तीसरा, ह्यूजेंस के प्रिंसिपल में एक बैकवेव भी बनती है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि आगे थ्योरी में प्रूव हुआ कि उसका एम्पलीट्यूड बैकवर्ड डायरेक्शन में 0 होता है। तो अब इस पूरे टॉपिक का एक क्विक सा निचोड़ देखते हैं और समझते हैं कि ये आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव कैसे तैयार करता है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल सिर्फ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए ही नहीं है। ये आगे आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का फाउंडेशन है। और पता है, इसी प्रिंसिपल ने प्रूव किया था कि लाइट डेंसर मीडियम में स्लो हो जाती है, जिसने न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी को गलत साबित करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो चलो फाइनल रिवीजन के लिए ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लो। नंबर 1, वेव फ्रंट कांस्टेंट फेज की सरफेस है। नंबर 2, वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स बनता है। नंबर 3, दोनों लॉज I इक्वल टू R और स्नेल्स लॉ इससे प्रूव हो सकते हैं। और नंबर 4, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। बस ये इस टॉपिक का पूरा सार है। और आखिर में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सोचना इसके बारे में। अगर हर चीज पर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स बन रहा है, तो हमें हर चीज एक ब्लर की तरह, एक धुंधले गोले जैसी क्यों नहीं दिखती? सब तरफ से रोशनी क्यों नहीं फैलती? इसका जवाब छुपा है हमारे अगले जबरदस्त टॉपिक डिफ्रैक्शन में। सोचते रहिए।